So, a very good morning, everyone. It's a very long time. Uh, and so we are using this Arthi's material to revise the whole economics concept at very deep level. Okay. So we will revise today in one video the entire economics for prelims as well as some nuances for the mains as well, so that we can have the grasp over it. Let's start. So सबसे पहले है हम लोग को समझना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द कोर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर होगा, सो द इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या चीज का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि ह्यूमन वांट इनफिनाइट थिंग्स बट देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। यहाँ से समझ में आ गया, क्योंकि वी हैव इनफिनाइट वांट एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। So when we have the limited resources, what we will do? First of all, we will do rationing. Rationing means appropriating the resources on the basis of rationality and some particular type of efficiency. This is the two factors of the rationing. So the first thing that we need to think about the rationality. So when we think of the consumer rationality, so consumer rationality is what? That we want maximizing the utility at the lowest cost. This is the first thing. The producer rationality is that we need to maximize the profit. This is the second thing. Now what is the efficiency type? So we can have two type of efficiency. एक प्रोडक्टिव इफिशियंसी हो सकता है, एक अलोकेटिव इफिशियंसी हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्टिव इफिशियंसी मतलब डूइंग थिंग्स राइट। ओके, allocative efficiency means like doing the right things. Means प्रोडक्टिव इफिशियंसी मीन्स अगर मेरे पास 10 यूनिट बनाने का प्रोडक्शन है, तो हम 10 यूनिट से वेपन भी बना सकते हैं, 10 यूनिट से कुछ हेल्थ का चीज भी बना सकते हैं। दैट इज द प्रोडक्टिव इफिशियंसी। बट when you are doing the right things, that means the allocative efficiency. So we need to talk about sustainability, intergenerational equity, ये सब allocative efficiency में आ जाएगा। तो ये सब कीवर्ड याद रखिए, allocative efficiency, consumer producer rationality। राशनिंग का एक टूल है, वो क्या है? प्राइस। अब प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो दो टाइप का चीज हो सकता है, या तो कोई चीज फ्री गुड हो सकता है, या तो कोई चीज इकोनॉमिक गुड हो सकता है। फ्री गुड क्या है? फ्री गुड वो गुड है जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है। मतलब उस उसको यूज करने में कि कोई और चीज को हम लोग को गिव अवे नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, देयर इज नो स्कार्सिटी टू यूज दैट। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब पहला चीज। ठीक है, अब हम लोग को समझना होगा कि ये जो सारा मार्केट स्फेयर है उसमें एक्सटर्नलिटी का क्या फैक्टर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि कोई फ्री गुड कैसे इकोनॉमिक गुड बनता है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ एक्सटर्नलिटी। कैसे? अगर हम पोल्यूशन का बात करें तो पोल्यूशन इज ए मार्केट फेलियर। ठीक है, अगर पोल्यूशन है जो कि एक एक्सटर्नल एजेंट है, उसकी वजह से जो क्लीन एयर है जो कि एक फ्री गुड था, वो एक इकोनॉमिक गुड बन जाएगा। पहला चीज, एक्सटर्नलिटी में आप पोल्यूशन को डाल दीजिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डाल दीजिए। सेकेंड हो गया आपका जियो पॉलिटिक्स, कि जियो पॉलिटिक्स आपका राशनिंग का अदर फैक्टर क्रिएट कर देता है। मतलब सिंपल दुनिया में वी विल राशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी और द कंज्यूमर ऑन द प्रोड्यूसर रैशनैलिटी। तो हम लोग अदर फैक्टर की जो प्रोड्यूसर रैशनैलिटी है उसको डिसरप्ट करेगा। ठीक है, कि we will restricting the export, that means like that disrupting the producer rationality in order to gain the supply chain resilience। ठीक है, ये चीज समझिए। आप वाटर डायमंड का पैराडॉक्स समझिए। सी वाटर का अगर आप देखिएगा, it has a higher utility, okay, but less marginal utility. So we need to understand just not the product on the basis of high utility, we need to see the marginal utility, that uh, because diamond has higher marginal utility, so whatever जिसका marginal utility कम होगा उसका प्राइस कम होगा। समझ लीजिए, मतलब utility is not equal to price, ये समझाने का प्रयास हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कि अगर आप स्कीम्स में देखिए कि इंडिया क्यों पीएलआई स्कीम्स लाता है, क्यों इंडिया प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बनाना चाह रहा है। मीन्स जो पीएलआई स्कीम है उससे हम लोग प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की ओर जाएंगे और हम लोग इंश्योर करेंगे लोकेटिव, सो लोकेटिव एफिशिएंसी इज द गोल, सो द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज द वे प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग को समझना होगा कि पीएलआई स्कीम के थ्रू या जो भी इंडियन गवर्नमेंट करती है कि दैट व्हाट द ग्लोबल मार्केट डिमांड्स, उसके बेसिस पे। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ पब्लिक गुड? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड का क्या है डेफिनेशन? कि इट शुड बी नॉन एक्सक्लूडेबल एंड देयर इज ए नॉन राइवल। ठीक है, दो डेफिनेशन है पब्लिक गुड का। मतलब
आप किसी नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं उसको यूज करने से, ठीक है, और आपके यूज करने से किसी और के लिए कम भी नहीं हो जा रहा है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक गुड, ठीक है। अब जब हम लोग रेशनैलिटी की बात किए तो दो टाइप का है, तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द रैशनल बिहाइंड द टू मीन्स सेट ऑफ ऑडियंसेस, ओके। So when we study the microeconomics, it studies the rationality of a micro user like a consumer based, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि दैट जो इंफॉर्मेशन फेलियर होता है या इंफॉर्मेशन मायोपिया, इस कीवर्ड को यूज कीजिए, इंफॉर्मेशन मायोपिया। इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है दैट वांट टू सी द शॉर्ट टर्म बेनिफिट, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन के वजह जाता है और लॉन्ग टर्म कॉस्ट को इग्नोर कर देता है और सोशल कॉस्ट को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि जो माइक्रो कंज्यूमर है वो मार्केट फेलियर को नहीं देख पाएगा, ठीक है। सो जो ये डिमेरिट गुड्स होते हैं उनके में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि कंज्यूमर का सेफ्टी जरूरी है तो एक नॉर्मेटिव इंटरवेंशन जरूरी है, ठीक है। तो स्टेट रेशनैलिटी को फोर्स करता है, कैसे, टैक्स लगा के, रेगुलेशन को बैन करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। देन देयर इज अ मैक्रो रेशनैलिटी, मैक्रो हुआ कि स्टेट का क्या विजन है। सी स्टेट का विजन क्या होता है, सो वी नीड टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, ओके, एंड वी नीड टू मिनिमाइज द पब्लिक कॉस्ट। ये स्टेट का काम है कि हम लोग सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर दें, पब्लिक कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें, ठीक है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको देखना होगा कि स्टेट सी व्हाट कंज्यूमर इग्नोर्स, ठीक है, क्योंकि स्टेट के पास है कि प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है, कंज्यूमर नहीं समझेगा कि उसका हेल्थ बेनिफिट कम हो रहा है तो उसका प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है या हेल्थ केयर बर्डन बढ़ रहा है, तो स्टेट नीड टू थिंक केयर ऑफ दैट। सो ये आपका पूरा का पूरा स्फेयर है जो हम लोग समझ गए, ठीक है। देखिए तो हम लोग समझ गए हैं, एडम स्मिथ से स्टार्ट किए थे, सोशल साइंस की टर्म्स ये सब समझ गए हैं, गुड सर्विस वांट नीड ये सब सब समझ लिया है, इकोनॉमिक्स क्यों आया ये भी समझ गए हैं, और इसका रिसोर्स है वो भी समझ गए हैं, इन्फिनाइट नीड है तो हम लोग राशनिंग, मैक्रो और माइक्रो का क्या पर्सपेक्टिव है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का भी समझ गए। देखो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव भी इजी चीज है, ठीक है, मतलब अगर आप पॉजिटिव को चीज को देखिएगा कि ठीक है, तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव हो गया नॉर्म्स में क्या गुड है क्या बैड है क्या होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो पॉजिटिव हो गया डेटा डिपेंड, तो जो फैक्ट वेरीफाई हो सकता है, ठीक है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है, दिस इज पॉजिटिव डेटा, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट इज एन इज a normative thing, okay. So we need to move from the data, from the positive means like sometimes we need normative economics, we sometimes think about the positive economics, so this kind of thing, okay. तो सेकंड सबसे जरूरी चीज है हम लोग को समझना है फ्री गुड ट्रैप, कि भाई सबको को लग रहा है ये फ्री गुड्स क्या है, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही समझे कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, ठीक है, तो व्हाट इज द रिसोर्स आर स्कार्स, सबसे पहला चीज, if the resource are scarce, so you need to have a choice on how, what and whom to produce, ठीक है। So we need to think about of opportunity cost in any choice, okay. So there is a law of diminishing marginal utility, so there is a marginal utility घटते जाता है, so the total utility, so we need to think about this graph कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ होगा ना वो आपका इस टाइप से होगा, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए ग्राफ बना तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा और जो टोटल यूटिलिटी है वो एक समय के बाद बढ़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो दो चीज हम लोग को समझना है, देयर इज ए फ्री ऑफ चार्ज थिंग, देयर इज ए फ्री गुड। फ्री ऑफ चार्ज है जिसके लिए गवर्नमेंट वो रिसोर्स स्कार्स नहीं है बट उसके लिए गवर्नमेंट पे कर रहा है, पहला चीज। फ्री गुड क्या है, जो कि स्कार्स नहीं है, ठीक है। पहला चीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी स्कार्स है और इलेक्ट्रिसिटी का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर आप समझिएगा कि कोई भी रिसोर्स जो स्कार्स होगा तो हम लोग को उसको राशनिंग करना होगा। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए चिप का, एआई के लिए चिप चाहिए, अब चिप स्कार्स रिसोर्स है। अब चिप को राशनिंग करने के लिए क्या होगा, प्राइस करना होगा, ठीक है। अब प्राइस देने के लिए बहुत लोग तैयार है, तो ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, अब यू नीड टू इंश्योर दी एलोकेटिव एफिशिएंसी, ठीक है।
तो आप चिप उनको दीजिएगा जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी होंगे, ठीक है? तो वैसे एआई मॉडल्स, वैसी कंपनीज़ को चिप मिलेगा जो कि ज़्यादा लार्ज स्केल में काम कर रही होगी, ठीक है? तो अब जैसे अगर हम लोग को एक लाइव एग्जांपल देखना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि हर एक न्यू एड ऑन्स के साथ कैसे उसका मार्जिनल उसका यूटिलिटी घट रहा है, तो दैट इज वी कैन सी इन दी सब्सक्राइबर एडिशन फॉर द ओटीटी, ठीक है? कि हर एक न्यू सब्सक्राइबर एडिशन जो ओटीटी के लिए हो रहा है वो उसका उसको आप देखिएगा तो आप उसमें स्लो डाउन पाया जाएगा, ठीक है? तो दैट इज द चेंज इन द कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एकदम बहुत सिंपल है, कहीं भी आए तो आप समझिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो आप छोड़ दिए, ठीक है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो आप छोड़ दिए दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? अगर एडिबल ऑयल का क्राइसिस है, आप समझिए कि क्योंकि इंडिया में उसको आप इस तरह से लिंक कीजिएगा कि क्योंकि इंडिया में एडिबल ऑयल का क्राइसिस है, क्योंकि व्हीट और राइस को हम लोग हाई एमएसपी देते हैं, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि क्यों देते हैं? क्योंकि वी वांट टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी। तो जो फूड सिक्योरिटी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इज अल्टीमेटली द न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी, समझ गए? तो इंडिया में आपको समझिए क्योंकि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, सो वी नीड टू थिंक अबाउट द मेरिट गुड्स एंड नॉन मेरिट गुड्स एज वेल, ओके? तो हम लोग कभी भी कंक्लूजन में लिखेंगे दैट वी शुड मूव टुवर्ड्स द यूनिवर्सल सब्सिडीज टू टारगेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो हम लोग कर भी रहे हैं। यूनिवर्सल सब्सिडीज इज नॉट अ गुड थिंग, सो वी वांट टारगेटेड डीबीटी। सो आवर पॉलिसीज मेकिंग में भी हमको ये चीज दिखेगा, तो हम लोग को समझ में आ गया क्या कोर इकोनॉमिक्स काम कर रहा है। तो पहला प्रिंसिपल हम लोग क्या पढ़े, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता होना चाहिए, क्यों स्कार्सिटी चॉइस वो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? अगर स्कार्स है कोई चीज तो आपको चॉइस करना होगा कि हाउ व्हाट एंड whom टू प्रोड्यूस। These are the things so we need to think again about the factor of production. So factor of production क्या है? We need to think about land, labor, capital and entrepreneurship, okay? So land में क्या क्या आ जाएगा? तो आप समझिए कि लैंड भैया सब आ जाएगा, तो सरफेस लैंड रिसोर्स सब आ जाएगा। तो देखिए हम लोग स्कैरसिटी पढ़ लिए, चॉइस क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन तो पढ़ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी और इफिशियंसी पढ़ लिए, ठीक है? अ, इसके बाद हम लोग को समझना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड। तो लैंड में आप समझिए आपका, तो देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सब जगह काम करता है, बट इसका एक्सेप्शंस भी है कि अगर हॉबीज है तो आपको ऐसा नहीं है कि हर एक हॉबी का काम कीजिएगा तो आपको घटेगा नहीं, आपका आपको सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, ठीक है? माइजर, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कीप्स इंक्रीजिंग, ठीक है? एडिक्शन के लिए मोर अल्कोहल मोर सेटिस्फेक्शन, पावर मनी, समझ गए? मनी पावर एडिक्शन हॉबीज, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता, ठीक है? बेसिक मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है कि आप हर एक एडिशनल यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज है। हम लोग बेसिक लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ गए ना कि क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है तो आपको क्या समझना होगा कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, मतलब हमको डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है, कैसे प्रोड्यूस करें, मेथड ऑफ प्रोडक्शन को समझना है, और व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, वो भी प्रोड्यूस, तो अलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स उसको भी समझे, ठीक है? तो ये तीन चीज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज है क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। सो दिस फोर थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है? तो इससे हम लोग वो मार्केट इकोनॉमी को भी समझ सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी है कि कमांड इकोनॉमी है, इस तरह से, ठीक है? तो फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी आ रहा है। अब चलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे आ जाते हैं। हाँ, हाँ, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत आसान है। तो हर बार ऐसे सब पूछता है कि लैंड में क्या क्या आ जाएगा। तो लैंड में सिर्फ फिजिकल लैंड तक लिमिटेड नहीं है भैया। जो लैंड है, लैंड पे जो उगा, लैंड के अंदर जो मिला, सी के अंदर जो मिला, जो रॉ मटेरियल से कल्टीवेटेड मटेरियल से, सब लैंड के अंदर आएगा, पहला चीज। लेबर में आप जो भी ह्यूमन इफर्ट किए, ह्यूमन इफर्ट इज लेबर। आप ह्यूमन वर्क आप या तो फिजिकल कीजिए या इंटेलेक्चुअल कीजिए, ये ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगा। देखो लैंड के लिए आपको रेंट मिलेगा, ठीक है? आपको लेबर के लिए वेज मिलेगा। कैपिटल का बहुत सारा टाइप है। कैपिटल में या तो आपका फिजिकल कैपिटल हो सकता है, जो मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकता है, आपका ह्यूमन कैपिटल हो सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल
आपका उसमें भी आ जाएगा, क्या बोलते हैं, लेबर में भी आ जाएगा, ह्यूमन कैपिटल में भी आ जाएगा, ठीक है, जो आप अपने लिए करते हैं। देन देयर इज सोशल कैपिटल इज एज वेल, कि नेटवर्क, ट्रस्ट, शेयर्ड नॉर्म्स, वो सोशल कैपिटल हो गया। देयर इज नेचुरल कैपिटल एज वेल, ठीक है। तो कोई भी कैपिटल में बेसिकली टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, जो मनी नहीं है, ठीक है, मनी नहीं है, और इक्विपमेंट, ये सब में खर्चा करते हैं, दैट इज द कैपिटल। एंड देन थर्ड फोर्थ वन इज द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट क्या आपका इनोवेशन है, क्या क्रिएटिविटी है, मैनेजमेंट है, वो तीनों फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करना, लैंड, लेबर, कैपिटल को, बिजनेस रिस्क लेना, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसके लिए आपको प्रॉफिट मिलता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेबर के लिए वेज मिलता है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल को और अलग अलग टाइप में बांटा है, जो हम लोग को समझना है ब्रॉड सेंस में, कि फिजिकल में क्या हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया कि जो मैन मेड रिसोर्सेज है ना, वो फिजिकल कैपिटल में आ जाएगा। ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगा जो स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, हेल्थ है, जो इंडिविजुअल का प्रोडक्टिविटी इनहेंस करता है, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। नाउ द थर्ड थिंग इज द नेचुरल कैपिटल। तो नेचुरल कैपिटल क्या है, जो जो नेचुरल कैपिटल है कि इकोसिस्टम एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। तो आपका अच्छा वातावरण हो, जिससे आपका ह्यूमन, जैसे ह्यूमन कैपिटल क्या है कि आपका स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, जो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। नेचुरल कैपिटल की जो इकोसिस्टम है, ड्यू टू विच दी योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, दैट इज द नेचुरल कैपिटल, ठीक है। तो फाइनेंशियल कैपिटल हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, मॉनेटरी एसेट है, जैसे आपको रिटर्न मिले, दैट इज द फाइनेंशियल कैपिटल। नाउ द सोशल कैपिटल इज द नेटवर्किंग, दैट इज द सोशल कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब इसको समझो भाई, देयर इज कभी भी इसको ऐसे मत लिख देना। अब तुमको एग्जाम में कैसे लिखना होगा, आपको समझना होगा थ्री इंजन अप्रोच के बारे में, ठीक है। थ्री इंजन अप्रोच क्या बोलता है कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज द फिजिकल कैपिटल, ठीक है। क्या है फिजिकल कैपिटल, कि फिजिकल कैपिटल, देन देयर इज ए ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल को अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो जब हम लोग बनाते हैं इंडिया में पीएलआई स्कीम्स बनाते हैं, जो डायरेक्ट फ्लाइट चार्जेस लेते हैं, या जो भी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, देन वी टॉक अबाउट ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन कैपिटल में वी इन्वेस्ट, क्योंकि उससे अपना फिजिकल कैपिटल में इफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी है, उसको यूज करने का एबिलिटी है, वो बढ़ेगा, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल को बनने के लिए देयर शुड बी ए सोशल कैपिटल नेसेसरी। क्यों, क्यों कोई देश में जिसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता है, ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, तो आप उसको लिंक कीजिए फीमेल लेवल लॉ पार्टिसिपेशन से, ठीक है। अगर कम्युनल हार्मोनी खराब होगा, तो एफडीआई नहीं आएगा। अगर इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट नहीं होगा, तो बेटर डील्स नहीं होंगे, नेगोशिएशंस नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड क्लोज हो रहा है, विंडो क्लोज हो रहा है, हम लोग जान रहे हैं, इसलिए हम लोग we want this three engine approach. One side the government is heavily spending on the physical infrastructure or the physical capital. One side we need a human capital that has the ability and productivity to use that physical capital. Like whenever we see the investment in the STEM fields, this investment in the Skill India, in the Ayushman Bharat. Why? Because we want those human capital to invest in the uh, physical capital, and इन दोनों को बनाए रखने के लिए we required a law and order by the social capital. So the growth, अगर कभी भी हम लोग एग्जाम में लिखें, तो growth is nothing but the factor of फिजिकल प्लस ह्यूमन प्लस सोशल कैपिटल, आपको ऐसे करके लिखना होगा, ठीक है। तो आप उसको ऐसे बताइए, मस्त हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक आपका इकोनॉमिक मॉडल है, ठीक है, कि हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दिखाता है, ठीक है। क्या क्या है, फिक्स टाइम होना चाहिए, सारा रिसोर्सेज इफिशिएंटली और फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी फिक्स होना चाहिए। ये तीन चीज आपका कंडीशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, ठीक है। तो ये प्रॉपर ग्राफ है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, कि आप एक जगह आईफोन बना रहे हैं, एक जगह माउंटेन बाइक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी ऊपर नीचे कीजिएगा तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, किसी भी इकोनॉमी में कितना कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकता है किसी फिक्स टाइम में, आ, जब एक कंडीशन ये भी है कि सारा रिसोर्सेज शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, ठीक है, और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी फिक्स होना चाहिए, ठीक है।
सारा रिसोर्सेज एम्प्लॉयड होना चाहिए, कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, वेस्ट रिसोर्स नहीं होता, देयर शुड बी अ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, रिसोर्स वेट नहीं हुआ तो अलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब वी हैव इंश्योर्ड फुल प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, वी हैव अ फुल एम्प्लॉयमेंट सो दैट वी कैन वर्क ऑन दी दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे। ठीक है, बट आदमी सब या तो अंडर परफॉर्म करता है या तो ओवर परफॉर्म करता है, दैट इज द थिंग। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हमको पॉइंट बी से अगर जाना है सी पे, तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो आपको समझना होगा कि लाइक अगर हम बी से सी गए तो हम कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो अगर हमको 8 कंप्यूटर बढ़ाना है तो वी नीड टू डिक्रीज दी 9 माइक्रोवेव ovens, सो दिस इज द प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पॉइंट जी के बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट जी इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पे खेल रहा है। तो अनटिल अनलेस हम लोग स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करते हैं तो हम लोग जी पे मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एफ पे बोले, एफ पे क्या है, तो एट पॉइंट एफ इकोनॉमी इज नॉट एट इट्स फुल पोटेंशियल। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट, देयर इज ए चॉइस का कॉन्सेप्ट एंड देयर इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, so on the PPC it is impossible to increase the quantity of one good without reducing the other। ये चीज समझिए रखिए। ठीक है, शिफ्ट करना है अगर पीपीसी कर्व में तो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, क्वालिटी बढ़ाना होगा और एडवांसमेंट टेक करना होगा। तो क्वालिटी क्वांटिटी हटाइएगा, मतलब बेसिक है कि आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में आगे पीछे करना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाना होगा इसका। ठीक है, और शिफ्ट में भी नॉन यूनिफॉर्म शिफ्ट आता है भैया। ठीक है, मतलब आप समझिए कि आ, अगर एग्रीकल्चर वर्कर जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ बट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्कर कांस्टेंट रहा। ठीक है, मतलब ये जो इकोनॉमी है आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना रहा है और एग्रीकल्चरल गुड्स बना रहा है। तो अगर आप समझिएगा कि हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बढ़ाए हैं बट ये यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ा है, ये स्क्यूड है अराउंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मतलब इसका मतलब है कि बढ़ा है, तो बढ़ने का तीन ही कारण हो सकता है, क्वालिटी क्वांटिटी और फैक्टर ऑफ ये आपका जो भी टेक है। तो अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में ज़्यादा नहीं बढ़ा है, एग्रीकल्चर गुड्स में बढ़ा है, ये समझिए। ठीक है, अब हम लोग क्या समझना है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ गए, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। तो अ, ठीक है, देखो पीपीसी कंट्री के लेवल पे अगर आप समझिएगा तो अगर हम लोग इस जगह पर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको एक्स से वाई जाना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, वी नीड टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री, वी नीड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एनी वट एवर प्रोडक्शन दैट वी ऑलरेडी आर डूइंग। बट उसके बियॉन्ड जाना है तो वी नीड टू just not only increase the efficiency, we need quality quantity and tech का increase, this is the thing। ठीक है, ये चीज आप समझिए। ठीक है, तो जीडीपी क्या है, तो देयर इज ए पोटेंशियल जीडीपी। तो अगर हम किसी कंट्री का पीपीसी कर्व में खड़ा हो जाए तो इस पे अगर हम लोग नोटिस करें तो दिस इज दी potential GDP। So what is the maximum output of economy at PPC? That is the potential GDP, this is the first thing। So अगर हम लोग को पोटेंशियल जीडीपी तक जाना है तो हम लोग को अपना एफिशिएंसी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा। अगर पोटेंशियल जीडीपी से बियॉन्ड जाना है तो हम लोग को क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाना होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, दिस इज द थिंग। ठीक है, अब ग्रोथ डेवलपमेंट वाला ये सब बात आ जाएगा। तो ग्रोथ डेवलपमेंट का बात हम लोग भी करेंगे। देखो ये तीन चीज समझना है, पीपीसी पे अगर हम हैं तो जो फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है। ठीक है, अगर आप पीपीसी पे हैं तो अगर आप इस लाइन पे मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ठीक है, अ, ठीक है,
अगर आप अंदर में है मतलब आप तो पहले ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ना, आपका सारा आदमी एम्प्लॉयड नहीं है, सारा एफिशिएंट नहीं है, तो अगर इसमें अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप बिना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर पीपीसी पे मूव करना है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, ठीक है। तो आप जब पीपीसी पे देखिएगा ना, तो इस पीपीसी पे जब आप खड़ा होइएगा तो दैट इज दी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उस पीपीसी कर में, तो ये इंडिया का पोटेंशियल जीडीपी है, आप इस तरह से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक बात है वो सब बात कर लेंगे कि अगर हम लोग बात करें ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी का, ग्रोथ हम लोग को करना है कि पीपीसी के बियॉन्ड जाना है, क्वालिटी क्वांटिटी फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ाना है। पर जब हम लोग को सस्टेनेबिलिटी का बात करना होगा कि ओवर टाइम देयर शुड नॉट बी एनी डिक्रीज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन, कि क्वालिटी और क्वांटिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, ग्रोथ मस्ट बी सस्टेनेबल, ठीक है। ग्रोथ हुआ मतलब आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में बढ़ाना है, सस्टेनेबल रखना है मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ग्रोथ सस्टेनेबल होना चाहिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ के लिए फिर वही बियॉन्ड पीपीसी जाना होगा, जीडीपी बढ़ाना होगा, आउटपुट बढ़ाना होगा, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या है? इट गोज बियॉन्ड जीडीपी, तो मतलब आपको एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर में आपको काम करना होगा, ठीक है। तो ग्रोथ केवल वेलफेयर नहीं दिखाता है कभी कभी, ठीक है। तो प्रोडक्टिव पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? इकोनॉमिक मॉडल है। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो सकता है इन फिक्स टाइम, जब सारा रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी फिक्स हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिमांड सप्लाई में, ठीक है। बेसिकली एकदम क्रक्स में हम बता दे रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो डिमांड है, ठीक है। कि कितना जो क्वांटिटी है कंज्यूमर विलिंग है और खरीद सकता है एट ए गिवन प्राइस एट ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट एट ceteris paribus, ठीक है। ceteris paribus मींस ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट मींस ceteris paribus, ठीक है। तो बेसिक बेसिक समझो कि ये जो अगर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बना रहे हैं, तो ये जो प्राइस और जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ इस तरफ मूव कर रहा है, अगर सिंपली इस ग्राफ पे मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी चेंज हो रहा है। बट आप जब इसको चेंज कीजिएगा, मतलब ग्राफ ही इधर उधर मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि सेम प्राइस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ ऊपर नीचे मूव करेगा, राइट शिफ्ट मतलब ज्यादा डिमांड है ऑन द सेम प्राइस, लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेस डिमांड है ऑन द सेम प्राइस, क्योंकि डिमांड आपका नीचे दिखेगा, इस वाले पॉइंट में आपका डिमांड दिखेगा, ये आपका प्राइस होगा, ये आपका यहाँ पे डिमांड होगा, ठीक है। तो क्या क्या आप टाइप हो सकता है? पहला नॉर्मल गुड समझ लो, नॉर्मल गुड जिसका इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है। इनकम इंक्रीज हुआ तो जो इलास्टिसिटी है, डिमांड इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड डिमांड इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो इनकम के हिसाब से कि बोला जाता है कि इनकम इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड बढ़ेगा, सिंपल वो सारा गुड है, ठीक है। इन्फीरियर गुड है कि आपका इनकम बढ़ा तो उसका डिमांड घटा, तो दैट इज इन्फीरियर गुड। देयर आर सम वेवलेंट गुड्स, वेवलेंट गुड हुआ कि जिसका प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ा। गिफेन गुड्स हुआ जिसका प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, ठीक है। तो गिफेन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा आता है, तो सो जो वेवलेंट गुड होगा ना उसका डिमांड इन इलास्टिक होगा। तो हम लोग पहला चीज बोले कम्प्लीमेंट्री गुड। कम्प्लीमेंट्री गुड क्या है कि जो कि एक साथ कंज्यूम होगा, जैसे कि आपका किंडल हो गया, ई बुक्स हो गया, बैटरी हो गया, ईवी कार हो गया। तो जब भी हम लोग फेम टू स्कीम लाएंगे तो वी नीड टू सी दी ईवी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या क्या है, पहला चीज। दूसरा है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में एक चीज एगो हम लोग बोलते हैं इसको, एग्जाम एग्जाम याद रखना कि देयर इज ए ओनियन क्राइसिस, देयर इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या है कि फियर ऑफ इन्फ्लेशन actually cause the inflation. So when we study the quantity of demand and the law of demand curve, तो when we think about the demand, प्राइस, पहला फैक्टर क्या क्या है? इनकम हो गया, प्राइस हो गया, तीसरा चीज हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, चौथा चीज हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गया। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है कि व्हाट इज द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज द वेवलेंट गुड। वेवलेंट गुड हो गया कि जो कि
जिसका प्राइस इंक्रीज, जैसे गोल्ड इन इंडिया इज ए वेवलेंट गुड, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होगा तो भी देयर इज एन एसेंशियल नीड कि वहाँ होगा वो काम, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे। देन वी नीड टू थिंक अबाउट द सब्स्टिट्यूट एंड द कॉम्प्लीमेंट। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि किसी एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा, तो दैट इज अ सब्स्टिट्यूट। अगर कॉफी टी का दाम बढ़ा तो कॉफी का दाम बढ़ गया, तो दैट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि अगर, कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन क्या है कि अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरा का डिमांड घटेगा, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में अंतर समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कार का डिमांड घटेगा, तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स, ठीक है। ठीक है, तो सब्सिडी ऑन सोलर अफेक्ट द कोल का डिमांड, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद इंफीरियर और गिवन गुड्स हम लोग समझे। तो गिवन गुड्स हम लोग बोले ना हाईली इंफीरियर गुड्स, ठीक है। जैसे कि गिवन गुड्स का एग्जांपल क्या है कि हाँ, आप उसको और ज्यादा खरीदें व्हेन इट गेट एक्सपेंसिव, फेमिन्स के दौरान गिवन गुड्स दिखता है, ठीक है। इंफीरियर गुड्स हो गया कि आप रिच हुए हैं तो आप अ, कम खरीदें, ठीक है। उसके बाद आप समझिए नेसेसिटी और लग्जरी, ठीक है। तो नेसेसिटी हो गया, डिमांड इनइलास्टिक है, ठीक है, नेसेसिटी हो जाएगा तो उसमें जो डिमांड हो इनइलास्टिक होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। और लग्जरी प्रोडक्ट क्या है? लग्जरी प्रोडक्ट है कि अगर स्मॉल चेंज होगा प्राइस में तो ह्यूज चेंज होगा डिमांड में, तो दैट इज द लग्जरी प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन बनता है ना कि आपका वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है, जो हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का बात किए, वेज स्पाइर, एक कॉन्सेप्ट है वेज प्राइस स्पाइरल का, क्या आप बोलिएगा? सिंपल तरीके से आप बोलिएगा कि एक टेम्पररी प्रॉब्लम परमानेंट प्रॉब्लम ना बन जाए। टेम्पररी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ, जैसे कि टोमेटो एक्सपेंसिव है 2 महीना के लिए, अब परमानेंट प्रॉब्लम क्या होगा कि सारा ही चीज महंगा हो गया, ठीक है। तो टेम्पररी प्रॉब्लम कुछ समय के लिए चलेगा। अब मतलब दिक्कत क्यों होता है वेज प्राइस स्पाइरल का? मान लीजिए कोई चीज महंगा है तो क्या होगा, वर्कर सैलरी मांगेगा, हाइक मांगेगा, कंपनी वेज बढ़ाएगा, कंपनी वेज बढ़ाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर वर्कर अलग से डिमांड में, तो जो वेज प्राइस का स्पाइरल है, तो ये चीज होता है, ठीक है। इसलिए ओपन मार्केट सेल स्कीम होता है गवर्नमेंट का कि जो बफर स्टॉक है उसको चीप रेट में बाहर निकाला जाता है ताकि वो प्राइस कंट्रोल में रहे, पहला चीज। दूसरा हो गया कि जो हॉकिस कमेंट्री होता है कि जो पैसा मार्केट से सक करने का, आ, ये इससे भी होगा, ठीक है। तो हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी पढ़े डिमांड का कि कितना चेंज होगा क्वांटिटी ऑफ डिमांड में अगर प्राइस में चेंज हो गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी से क्या क्या पता चल रहा है? तो पहला है वेवलेन और दूसरा है गिफेन, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहला है इन इलास्टिक और इलास्टिक। तो इन इलास्टिक क्या है? जिसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। इलास्टिक हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इलास्टिक हो गया आपका हाईली सेंसिटिव लग्जरी आइटम, मतलब थोड़ा सा भी प्राइस में अगर चेंज होगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, दैट इज एन इलास्टिक थिंग। तो इन इलास्टिक थिंग है कि जिसका प्राइस में कम चेंज होगा तो आपका डिमांड में बहुत ये होगा, तो जैसे लाइफ सेविंग ड्रग, ठीक है। तो लाइफ सेविंग ड्रग इन इलास्टिक है, जो लग्जरी आइटम इलास्टिक है, ये चीज याद रखिए। तो देन वी थिंक अबाउट इनकम इलास्टिसिटी। तो नॉर्मल गुड और लग्जरी गुड हम लोग समझे थे, ठीक है। इनकम में चेंज हो जाएगा, उसी में एक आया था आपका गिवन गुड्स, नॉट इन्फीरियर गुड्स आया था, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स का आपका इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। नॉर्मल गुड्स या लग्जरी गुड का इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और लग्जरी गुड का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझें कि अगर पॉजिटिव है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो मतलब किसी और चीज की चीज़ का प्राइस से आपका क्वांटिटी ऑफ डिमांड की अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो सब्सटीट्यूट गुड है, ठीक है। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ठीक है। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा सीएनजी व्हीकल का, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो ये सब का एप्लीकेशन क्या है? जैसे हम लोग बात किए कि इनकम इन इलास्टिक होना चाहिए, मतलब इनकम पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जो भी इनकम इंडिपेंडेंट चीज़ है उसको हम लोग जीएसटी के बाहर रखे हैं ताकि सरकार के पास एक इनकम आते रहे। तो पेट्रोल और अल्कोहल क्यों जीएसटी से बाहर है? पहला चीज़ ये है। एडिक्टिव चीज़ क्यों कभी-कभी, क्योंकि एडिक्टिव गुड्स इनइलास्टिक होता है।
तो आपका जितना भी उसका प्राइस बढ़े आदमी सब यूज करेगा ही करेगा, ठीक है। जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो इनलास्टिक होता है। जब इलास्टिक में आप देखिएगा कि India में even though growth for the lower segment of the population is stagnant, you see the significant rise in the sale of the luxury cars and iPhones. So उसमें बोला जा रहा है कि भैया जो ये इलास्टिक ट्रेंड है ना, कि जो कि प्राइस बढ़ने से आप डिमांड मतलब इनकम बढ़ने से आपका ये बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, डिमांड बढ़ रहा है। दैट इज फॉर द हायर सेगमेंट, फॉर द हायर सेगमेंट इनकम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा डिमांड हो रहा है लग्जरी का, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड में एक चीज़ हमेशा समझना है, टाइम का फैक्टर होता है, ठीक है। अगर बहुत देर तक सब्स्टिट्यूट मतलब ये रहा लॉन्ग, तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो इन इलास्टिक से इलास्टिक का भी कन्वर्जन होता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो एक लॉ होता है एंजल लॉ। एंजल लॉ क्या याद रखना है, एंजल्स लॉ इज रिलेटेड टू इनकम इलास्टिसिटी। मतलब कि अगर पर्सन का इनकम बढ़ेगा तो परसेंट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्लाइन, ठीक है, पहला चीज। तो अगर आप देखा जाए कि इंडियन हाउस होल्ड अब फूड से सर्विसेज की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब हम लोग का इकोनॉमी मेच्योर हो रहा है। कि जैसे जैसे इनकम बढ़े इकोनॉमी में, तो आपका कितना परसेंटेज ऑफ शेयर है जो फूड में खर्चा हो रहा है वो कम होते जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखिएगा कि अगर जो ग्लोबल वीट का जो प्राइस का हाइक हुआ था, तो जो लो इनकम अफ्रीकन नेशन है वो ज्यादा सफर किया था, क्योंकि फूड उनका बजट का 60 to 70% हिस्सा है, ठीक है। और अब आप अपना इंडिया में अगर हम लोग डेटा पॉइंट शेयर करें कि जो रूरल इंडियन बजट में जो फूड का शेयर है वो 50% से कम है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं एंजल लो का, ये है कि अपना इंडियन इकोनॉमी मेच्योर कर रहा है, ठीक है। फिर हम लोग वही बात किए थे, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ सिंपली आप बोलिए कि हम लोग का जीडीपी बढ़े। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि हम लोग जीडीपी के बाहर गए। जीडीपी के बाहर गए मतलब क्या, हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं, एजुकेशन बढ़ाएं, हेल्थ बढ़ाएं। तो हम लोग बात करेंगे कि भैया भूटान मॉडल करें इम्प्लीमेंट, कि हैप्पीनेस इंडेक्स को इनकॉर्पोरेट करें। जब नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं, वी वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज वी डू नॉट वांट टू स्टक इन दिस मिडिल इनकम ट्रैप। व्हाट इज दिस मिडिल इनकम ट्रैप, कि वी हैव हायर ग्रोथ रेट फॉर इयर्स बट वी फेल इन डेवलपमेंट, इट लीड टू स्टेग्नेशन, ठीक है। क्योंकि एक समय के बाद आप वो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को खो दीजिएगा, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी में क्या है कि आउटपुट इंक्रीज करना है विदाउट डिक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो अगर हम लोग बात करें जब ग्रीन जीडीपी की बात करते हैं, तो अगर आप समझिए कि बर्निंग कोल से ग्रोथ तो हो सकता है, बट वो नेचुरल कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो दैट इज नॉट ए सस्टेनेबल ऑप्शन। तो आपको हमेशा दिमाग में जब भी ग्रोथ, ग्रोथ में हम लोग जैसे पढ़े क्या फैक्टर था, फिजिक जो 3 फैक्टर्स ऑफ इंजन था उसको याद रखती है हम लोग। सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बात समझ लिए, मिडिल इनकम ट्रैप को समझ लिए कि क्यों मिडिल इनकम ट्रैप हो रहा है, ये सब समझना होगा, ठीक है। तो आप मिडिल इनकम ट्रैप को समझ के रखिए, ये आप इसको समझ के रखिए, ये जो यू कैन से नेचुरल कैपिटल को समझ के रखिए। देन वी कम टू लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, द प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। जितना ज़्यादा प्राइस होगा, ओके, हायर प्राइस, हायर मार्जिन, हायर प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, तो हम लोग ये चीज़ पता कर लिए कि जो हायर प्राइस है वो हायर मार्जिन पे हायर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेंट क्या क्या है, पहला है प्राइस, दूसरा है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या कॉस्ट है, क्या लैंड है, क्या लेबर है, कैपिटल है, उस हिसाब से, ठीक है। दूसरा है रिलेटेड गुड का प्राइस और प्रोड्यूसर का क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी डिपेंड करेगा आपका लॉ ऑफ सप्लाई को, कितना आप क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका शुगर एक्सपोर्ट बैन हो रहा है तो मार्केट साइज रिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। अगर सरकार पीएलआई स्कीम ये दे रहा है, अनाउंस कर रहा है, सब्सिडी अनाउंस कर रहा है, तो ऐसे ही हो रहा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है कि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, मतलब चेंज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, क्योंकि चेंज ऑफ प्राइस से क्या चेंज होने वाला है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है।
तो जो इन इलास्टिक होगा ना, वो होगा जीरो, मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है, कि नंबर ऑफ सीट इन स्टेडियम बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, कॉस्ट इंटरवेंशन बढ़ेगा, साइज ऑफ मार्केट बढ़ेगा, तो सप्लाई इंक्रीज होगा, इस हिसाब से सोचो, ठीक है। इलास्टिक का क्या होता है, इन्फिनिटी, कि अगर मान लो प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो आपका क्वांटिटी ऑफ सप्लाई घट, मतलब ये इलास्टिक है, बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिक है। तो इन इलास्टिक में आप इसको याद रखिए। तो सब्सिडी क्या है आपको समझना होगा, सब्सिडी का इंटरवेंशन इसमें आपको समझना होगा, हम लोग समझेंगे कि हाउ वी कैन से इकोनॉमिक्स में कि हाउ सब्सिडी इज अ डबल एज स्वॉर्ड, देयरफॉर वी नीड टू टारगेट इट वेरी केयरफुली। ओके, सो जैसे ही हम लोग सब्सिडी देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है, ठीक है। तो फार्मर प्रोड्यूस करता है मोर देन दी मार्केट डिमांड, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो दो चीज है, अगर सब्सिडी का जरूरत था हम लोग को ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्यों, बिकॉज हम लोग को प्राइस कम करना था, पहला चीज, एक फैक्टर ये। सब्सिडी का दूसरा फैक्टर है कि क्यों वो बैड हो जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग ओवर प्रोडक्शन कर दिए, अलोकेटिव इनएफिशिएंसी होने लगा, कुछ ही चीज में स्टक हो गया सब्सिडी, तो ये सब उसका खराब इम्पैक्ट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग का वे पॉलिसी क्या होना चाहिए, हम लोग का पॉलिसी होना चाहिए कि जो प्राइस डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है, जैसे कि हम लोग फ्री पावर दे रहे हैं ऐसा, तो उसको हम लोग इनकम सपोर्टिंग सब्सिडी में मूव करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो सप्लाई कर्व होगा ना, वो नेचुरल मार्केट सिग्नल्स को फॉलो करेगा एंड इंश्योर दी मार्केट एलोकेटिव एफिशिएंसी, ये चीज समझिए। तो जब हम लोग डिमांड समझें तो हम लोग डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ें, तो इनकम पे डिपेंड करता है। सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव गुड पे पढ़ें, टैक्सेस प्रेफरेंसेस पे पढ़ें, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे पढ़ें, मार्केट का साइज पे पढ़ें, स्पेशल केस पढ़ें जैसे वेवलेंट गुड्स, गिफन गुड्स, ये पढ़ें, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस पे कम ये करता है, कि क्या नेसेसरी है, क्या एडिक्टिव है, क्या लग्जरी है, कितना टाइम है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कितना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कितना अवेलेबल है, बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, और प्रोड्यूसर का एक्सपेक्टेशंस पे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस पे, कितना रिलेटेड प्रोडक्ट्स है इन प्रोडक्शन, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिंपल समझिए, बोला तो एक ग्राफ था जो हम लोग समझ रहे थे, हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि मान लो ये ग्राफ है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगा दिया तो क्या होगा, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो आउटवर्ड मूव करेगा, मतलब आपका प्राइस बढ़ेगा इस तरह से, ठीक है। अगर डिमांड आपका बढ़ा तो इधर जाएगा, डिमांड घटा तो इधर आएगा, सप्लाई बढ़ा तो इधर जाएगा, सप्लाई बढ़ा तो इधर आएगा, ठीक है। सप्लाई घटा तो इधर आएगा, सप्लाई बढ़ा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का टैक्सेशन क्या है, ये दो प्राइस पॉइंट्स पे, ये दो प्राइस पॉइंट्स पे, और जो क्वांटिटी आप खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, उस पे टैक्सेशन लगा। तो हमेशा याद रखिए, थंब रूल है कि जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर आपका फाइनल प्राइस पे खरीदेगा, जो कि आपका टैक्सेशन लगने या जो उसके बाद हो, वो आपका कंज्यूमर का प्राइस होगा, ठीक है। पर शॉपकीपर जो खरीदा, ठीक है, देखो थंब रूल को रिविजिट करो, दो चीज है, ठीक है। मान लो एक केस है ये, कि ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है। अब टैक्स लगा के आप लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व को ऊपर कर लिए, ठीक है। अब सिंपल गेम ये समझिए कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड और फाइनल लॉ ऑफ सप्लाई कटेगा, इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी है ये आपका कंज्यूमर इसको पे करेगा, इतना क्वांटिटी कंज्यूमर खरीदा, ठीक है। तो इतना ही क्वांटिटी इस प्राइस पे आपको, देखो क्वांटिटी डिपेंड करेगा जो कंज्यूमर खरीदेगा, ठीक है, और कंज्यूमर हमेशा फाइनल प्राइस पे खरीद रहा है। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपको देखना होगा, तो ये दोनों का जो मार्जिन, जो आपका अ, बंदा जिस प्राइस पे सप्लाई किया, जो आपका शॉपकीपर है, वो उस प्राइस पे करेगा जिस सेम क्वांटिटी वाले पे, इस वाले पे करेगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए दोनों का डिफरेंस है, वो कंज्यूमर टैक्स पे किया। अब मान लीजिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जो आपका सप्लाई कर्व है नीचे आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि अब जो कंज्यूमर है इसको पे करेगा, बट जो दुकानदार है उसको तो इस प्राइस पे ना पड़ेगा प्राइस, तो कंज्यूमर का तो इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, जबकि कंज्यूमर को कम पड़ा, जबकि शॉपकीपर को ज़्यादा पड़ा था। तो ये जो गैप है ये सरकार पे करेगा
इन टर्म्स ऑफ ये। इसी की तरह कि कंज्यूमर कि शॉपकीपर को तो कम पड़ा था बट कंज्यूमर को ज़्यादा देना पड़ा, तो ये बीच में क्या आ गया, ये सरकार इसमें अर्न किया, इसमें सरकार लूज किया। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। तो जब भी ये टैक्सेशन सब्सिडी का बात हो ना, तो आपको समझना होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें हम लोग को देखना होगा, क्योंकि अगर हम एक जगह सब्सिडी देते हैं तो यू नीड टू थिंक दैट वी नीड टू रिड्यूस स्पेंडिंग इन सम अदर एरिया, ठीक है। आप सब्सिडी देना है तो आपको टैक्सेशन भी लेना होगा, ठीक है, ज़्यादा बर्डन होगा और आपको ज़्यादा बोरोइंग करना होगा। तो आपको ये 3 एंगल से इसको टैक्सेशन को हमेशा समझिए, सब्सिडी को हमेशा समझिए, ठीक है। अब हम लोग प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म समझते हैं कि भैया प्राइस सीलिंग, थंब रूल क्या है? सीलिंग क्या होता है कि दीवार, सीलिंग से हमको हमेशा समझ में आएगा ऊपर, तो आपको नॉर्मल क्या लगेगा कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, बट नहीं, सीलिंग होगा मैक्सिमम प्राइस सेट बिलो द इक्विलिब्रियम टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। मतलब क्या, वो मैक्सिमम है बट वो फ्लोर वैल्यू है, मतलब इससे ज्यादा अब आप महंगा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को सीलिंग और प्राइस का एक बार में कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा देते हैं। जैसे कि सीलिंग क्या है, ये आपका नॉर्मल प्राइस होगा, नॉर्मल इस प्राइस पे मिलेगा। सीलिंग क्या है? सीलिंग है मैक्सिमम प्राइस, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्राउंड बना देंगे। अब भैया आप सबको इसके नीचे आइए, ये मैक्सिमम है, इसके नीचे आपको अब खेलना होगा, ठीक है। फ्लोर क्या है? फ्लोर है कि भैया ये नीचे है, तो मिनिमम प्राइस आपको जो देना होगा, ये फ्लोर वैल्यू है। अब भैया आप इससे ऊपर उठिए, इससे समझ गए ना, ये यही है। सीलिंग हुआ मैक्सिमम प्राइस जिसके बियॉन्ड आप नहीं ले सकते हैं, सीलिंग फ्लोर हुआ मिनिमम प्राइस जिससे कम में आप नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा चीज है कि जब हम लोग सीलिंग की बात करेंगे तो जो डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, वो ज़्यादा होगा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई से। तो इससे क्या होगा, शॉर्टेज क्रिएट होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगा, ठीक है, सीलिंग वाले में, ठीक है। एमएसपी वाले में क्या होगा कि जो सप्लाई साइड है ना भैया, वो ज़्यादा है और लेने वाला कम है यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा कि गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना होगा खुद से ही, ठीक है। तो ये चीज़ समझना होगा। तो दो टाइप का एक्सटर्नलिटी है, उसको भी आप समझिए, ठीक है। बट देखिए, ये फार्मर इनकम तो प्रोटेक्ट करेगा बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब वाटर क्राइसिस को आप समझिए और स्टबल बर्निंग को समझिए, ठीक है। तो एक्सटर्नलिटी क्या है, दो टाइप का एक्सटर्नलिटी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हुआ कि जिसका सोशल कॉस्ट ज़्यादा है प्राइवेट कॉस्ट से, इसलिए हम लोग पिगोवियन टैक्स टैक्स लगाते हैं, ठीक है। सिगरेट सही, सिगरेट इज गुड बट पैसिव स्मोकिंग इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। तो जो कंज्यूमर है वो केवल अपना सिगरेट का पैसा दे रहा है बट वो पैसिव स्मोकिंग का पैसा नहीं दे रहा है, जो सोशल कॉस्ट में बेयर हो रहा है, ठीक है। वैसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या है, जिसका सोशल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइवेट यूटिलिटी से। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो हम लोग ये लाते हैं, इसका हम लोग उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है कि जब भी हम लोग टैक्सेशन सिस्टम बनाएं किसी देश का, तो वी नीड टू थिंक अबाउट द इंटरनलाइजिंग ऑफ द एक्सटर्नलिटी, कि कैसे जो एक्सटर्नल फीचर्स आ रहे हैं उसको हम लोग इंटरनली हैम्पर कर ले। जैसे पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल जो होता है कि जो सोशल कॉस्ट है, ठीक है, जो मार्केट प्राइस है, वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करे, जो हम लोग पिगोवियन टैक्स लगाएं या पोल्यूटर्स जब पे करता है, तो बताना चाह रहा है कि जो मार्केट प्राइस हो कोई प्रोडक्ट का, वो ट्रू कॉस्ट दिखाए सोसाइटी का, ना कि केवल प्राइवेट कॉस्ट दिखाए, ठीक है। अब एमएसपी के साथ दिक्कत क्या है, ये कि बहुत लोग एमएसपी का मुद्दा उठाते हैं कि भाई लीगलाइज कर दो एमएसपी का, ठीक है। बट जैसे ही बात आ जाए तो इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से हम लोग को समझना होगा कि भैया वी नीड टू सी दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हाइल डूइंग दिस, ठीक है। कोई भी चीज़ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देखना होगा कि अगर हम लोग एमएसपी लीगलाइज कर दें और सारा पैसा हम लोग क्रॉप्स प्रोक्योर करने में लगा दें, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आपका हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पे प्राइवेट इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसको लीगलाइज कर दीजिएगा तो प्राइवेट सेक्टर एग्जिट कर जाएगा यहाँ से, गवर्नमेंट विल बिकम द ओनली बायर, ठीक है। तो एक फायदा आप बताता है कि भैया मार्केट, जो फार्मर को प्रोटेक्शन मिलेगा मार्केट वोलेटिलिटी से, बट इसका कॉन्स भी है कि मोनोकल्चर हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके कारण आप बता सकते हैं। तो जो हम लोग कार्बन, जो आपका बॉर्डर जो टैक्स लगता है, वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से पिगोवियन टैक्स है, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पर टैक्स लगाया है, ठीक है। तो इससे क्या करता है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो उसका एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज करने का है, ठीक है। बट इसका चैलेंज, इसका क्रिटिसिज्म में क्या बोला जाता है कि इट्स लाइक ए
ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। तो ये इंडिया के एमएसएमई को हर्ट कर रहा है जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकता है अभी, ठीक है। बट एक तरह से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि इंडिया को फोर्स करेगा कि आप ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की ओर जाइए। तो एक आप सीबीएम का एग्जांपल दे सकते हैं इन केस ऑफ, और ये सिगरेट वाले टैक्स का एग्जांपल दे सकते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एंड इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आप आयुष्मान भारत का एग्जांपल दे सकते हैं कि हेल्थ केयर इज ए पॉजिटिव गुड, ठीक है। तो सोशल बेनिफिट ज़्यादा है इसका कंपेयर टू प्राइवेट बेनिफिट, ठीक है। अ, ठीक है। ये सिंपल एक बार हम लोग गिफ एंड गुड्स का पढ़ लेते हैं। मतलब बेसिक गिफ एंड गुड्स का आपको एग्जांपल, बहुत मस्त एग्जांपल है कि दो टाइप का आपको चीज़ है। एक है गेहूँ, एक बाजरा। बाजरा इज इंफीरियर गुड्स बिकॉज उसका भी प्राइस कम है। नॉट इन केस लाइक इंफीरियर गुड्स हम लोग क्यों बोलते हैं कि इनकम के साथ, जैसे अगर मान लो इनकम इंक्रीज हुआ तो आदमी गेहूँ खाएगा ना कि बाजरा खाएगा, इसलिए उसको इंफीरियर बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नीड है परिवार का 30 किलो खाना है, उसका बजट भी फिक्स है भैया, अभी आने वाले में बजट नहीं बढ़ने वाला, 200 रुपये उसके पास बजट है। 200 रुपये बजट है, 30 किलो खरीदना है। नॉर्मल सिनेरियो में ये बंदा क्या कर रहा था कि 10 किलो वीट खरीद के आ जा रहा था, 20 किलो बाजरा खरीद के आ जा रहा था, 200 रुपये इसका मीट हो जा रहा था, 30 किलो अनाज भी खरीद ले रहा था। अब बाजरा का प्राइस बढ़ गया भैया। तो गिफ एंड गुड्स क्या होता है कि भैया एक तो हो गया वेवलेंथ कि आपका प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा। गिवन हुआ कि इसका भी प्राइस बढ़ा तो इनकम बढ़ेगा, या प्राइस बढ़ेगा तो भी इसका भी डिमांड बढ़ेगा, गिवन गुड्स का भी डिमांड बढ़ेगा। तो अब क्यों क्या हुआ देखिए, अब 5 से 6 किलो हो गया। अब अगर ये 10 किलो 20 किलो खरीदता है तो 120 प्लस आपका 210 रुपये हो जाता, ठीक है। अब कैसे होगा? तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि वीट को कम किए और बाजरा को बढ़ाएं। पहले जो 20 किलो बाजरा खरीद रहे थे, अब हम लोग 25 किलो बाजरा खरीदेंगे ताकि ये मीट हो जाए। तो यह तरीका है, ठीक है। ये सब भी ग्राफ भी देखते जाइए। जो परफेक्टली इलास्टिक कर्व होगा ना, देखिए परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी अगर प्राइस इसका ऊपर नीचे हो तो देर विल बी ड्रास्टिक चेंज इन दी डिमांड, तो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो वो चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस, तो परफेक्टली इलास्टिक क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम गुड, प्राइस ऑफ गुड इनटू क्वांटिटी, एप्लीकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। ठीक है, ठीक है। टैक्स वैक्स हो गया। टैक्स ऑन इलास्टिक गुड पे लगाइएगा कि इन इलास्टिक पे लगाइएगा? इन इलास्टिक पे लगाइएगा ना भैया, क्योंकि सेम रहेगा प्राइस। कितना सब्स्टिट्यूट है, एडिक्टिव है कि नहीं है, लग्जरी है कि नेसेसिटी है, ये चीज़ पढ़ना होगा। टाइम पीरियड कितना है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को समझना होगा कि अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अगर टिकट बढ़ा दिए तो अंबानी के लिए तो वो इन इलास्टिक है, जबकि आम आदमी के लिए वो इन इलास्टिक है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। बर्ड एंड जेम, ब्रेड बटर, क्रॉस इलास्टिसिटी समझ गए, इनकम इलास्टिसिटी समझ गए, ठीक है। और ये सबसे सही है। इसमें देखिए कि जो कि अनयूज्ड कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो अ, आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा होगा। टाइम पीरियड कंसिडर देखिए, आपका एबिलिटी कितना है स्टोर करने का, अ, क्या टाइम पीरियड कंसिडर्ड हो रहा है, ये चीज़ जानिए, ठीक है। इस वाले में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए एक बार समझ लेते हैं कि मार्केट का टाइप क्या है। हाँ, सबसे पहले एक मार्केट में मोनोपोली हो सकता है। मोनोपोली मतलब देयर विल बी ओनली वन सेलर, ओके। इफ वी सी द मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड इन द मार्केट, इसका मतलब देयर आर मेनी सेलर्स, बट द ब्रांड लॉयल्टी टुवर्ड्स डिफरेंट ब्रांड्स इज देयर, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। देन देयर इज एन ओलिगोपोली, when there is a high concentration ratio, they don't need to call each other, they just watch and match, okay. So this is oligopoly. So like Indian telecom sector, you can say it's an Indian oligopoly. So uh, avoiding price war, engage in tacit collusions, price parallelism, ये सब कीवर्ड यूज कीजिए, प्राइस पैरेललिज्म, ठीक है। पब्लिक गुड क्या है? जैसे आप एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लीजिए कि वी आर वर्किंग ए वेरी you can say in a massive way in this digital public infrastructure.
So when you see the India's acceptance in the field of UPI, in the field of ONDC, this type of India stack in the 2025. So UPI is a public good. Okay, government fund it to solve the market failure of financial inclusion. So आप पब्लिक गुड का देखो, पब्लिक गुड का सबसे पहले तो डेफिनेशन उसमें था कि नॉन एक्सक्लूडेबल होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा फ्री गुड का एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझना है कि पब्लिक गुड जो है ना, वो पब्लिक सेक्टर गुड नहीं है। ये चीज हमेशा समझ के रखिए, ठीक है। हाँ, जैसे कि ठीक है, देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? तो परफेक्ट कंपटीशन है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा फर्म है, फर्म सब छोटा है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। ऑल हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, फर्म्स फ्रीली इंटर कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, मतलब बैरियर नहीं है एंट्री के लिए। और परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट नॉलेज मतलब क्या? डिमांड एंड सप्लाई का परफेक्ट नॉलेज है। तो जो इंडिविजुअल फर्म्स है वो क्या है? वो प्राइस टेकर्स है। प्राइस टेकर्स मतलब क्या है कि अ, वो प्राइस डिसाइड नहीं कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट, मतलब उनके पास कोई मार्केट पावर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव इफिशियंसी, एलोकेटिव इफिशियंसी काम करेगा, समझ गए ना? तो फ्री मार्केट जहाँ बात हो, परफेक्ट कंपटीशन का जहाँ बात हो, क्या क्या काम करेगा, किस टाइप का इफिशियंसी काम करेगा? प्रोडक्टिव इफिशियंसी, एलोकेटिव इफिशियंसी। इन लोगों के पास कोई मार्केट पावर नहीं है। तीसरा चीज, कोई एंट्री में बैरियर नहीं है, ठीक है। ये है परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है कि चलिए बहुत सारा फर्म्स होगा, ठीक है, फर्म्स छोटा भी होगा रिलेटिव टू इंडस्ट्री, फर्म्स फ्री और लीव इंटर करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा ना कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ब्रांड का लॉयल्टी होगा, ठीक है। जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स में आप देख लीजिए, ठीक है। तो जो फर्म्स है उसके पास मार्केट पावर होता है कुछ, ठीक है, प्राइस वो लोग कुछ एक्सटेंड तक प्राइस को मूव कर सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी या लोकेटिव एफिशिएंसी नहीं होगा। मोनोपोलिस्टिक मार्केट है कि एक ही फर्म प्रोड्यूस करेगा इंटायर आउटपुट, ठीक है। तो जो सप्लाई है फर्म का वही है इंडस्ट्री का सप्लाई। यहाँ पे बैरियर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो प्राइस मेकर है यहाँ पे ये लोग प्राइस टेकर नहीं है, मार्केट पावर है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। अब क्यों बैरियर है एंट्री का? क्योंकि लीगल बैरियर्स हो सकता है, एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर हो सकता है, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बात हो सकता है, ठीक है। अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट है तो एक चीज हो सकता है कि इफिशियंसी कम हो सकता है, हायर प्राइस लेने का बात हो सकता है, एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। ओलिगोपोली हुआ कि फ्यू जो फर्म्स है वो डोमिनेट करेगा मार्केट को, ठीक है। तो आप समझिए कि हाई, ये जो है आपका हरफेंडेसल हाउसमैन इंडेक्स, जो आपका एच इंडेक्स है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये? कि जैसे होमोजेनस प्रोडक्ट होगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, ठीक है। ऑयल, जैसे ऑयल ओलिगोपोली हो गया, स्मार्टफोन्स का हो गया, ठीक है। तो एक चीज हो सकता है फिनोमिनन ऑफ इंटरडिपेंडेंस हो इन लोग का, ठीक है। तो एक कोल्यूजन का टेंडेंसी दिखता है ओलिगोपोली में, इंटेंस कॉम्पिटिशन दिखता है, ठीक है। तो कोल्यूजन कैसा हो सकता है? एक कार्टेल लोग बना सकता है ओपेक टाइप से, टेसिट कोल्यूजन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वन डोमिनेट फर्म में एब्यूज इट्स पोजीशन, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल फर्म्स है वो क्या है? वो प्राइस मेकर्स है, वो कोल्यूड करेगा, वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो मोनोपोलीज और ओलिगोपोली में क्या क्या है? कम आउटपुट होगा ज़्यादा प्राइस पे, कम कंज्यूमर के पास चॉइस होगा, एलोकेटिव और प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसीज होगा, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर होगा इन लोग का, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करता है। कैसे? तो मर्जर्स टेकओवर्स देखता है, प्राइस फिक्सिंग करने के लिए लॉज है, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। हाँ, कुछ कुछ प्रोडक्ट सप्लाई चेन पे भी कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल है, ऐसे करके गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब कितना टाइप का गुड्स है इसको समझ लो। प्राइवेट गुड्स क्या है कि जो मार्केट के द्वारा प्रोवाइडेड है, ठीक है, मतलब एक डिमांड है, एक सप्लाई है, और इसकी वजह से प्राइस डिटरमाइन हुआ, दैट इज ए प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड क्या है? पब्लिक गुड है मार्केट इसको डिलीवर करने में फेल होगा क्योंकि देर इज ए फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है कि
फ्री राइडर हुआ कि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर रोड बना दिए हम प्राइवेटली, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं ना वहाँ पे, तो देयर विल बी ए सम फ्री राइडर देयर। ओके, तो कोई नहीं बनाएगा रोड वाले, हम क्यों बनाएं, क्योंकि कोई ना कोई हम दूसरे को यूज करने नहीं देंगे, ठीक है। देखो, मशीन दैट क्लियर्स एयर इन पब्लिक, ठीक है। अगर हम पे करेंगे तो हमको एक्सक्लूसिव कंजम्पशन चाहिए, बट ये सब ऐसा चीज है जिसको तुम आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकता है फ्री राइडर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? गवर्नमेंट टैक्स ले सकता है और उसके बदले में गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। बट हर एक गुड जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है वो पब्लिक गुड नहीं है, ये भी समझिए, ठीक है। अ, तो पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि जो टैक्स दिया गवर्नमेंट को जनरल पब्लिक, वो है उसका। तो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स क्या है, ये है प्रोडक्शन में उसका पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर फर्दर इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन ना हुआ, उसी तरह से कंज्यूम हो गया, तो फाइनल गुड है वो। जबकि वो फर्दर इकोनॉमिक प्रोडक्शन में जाएगा एज ए इंग्रेडिएंट, तो वो इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। तो फाइनल गुड जो होगा वो दो टाइप का है, ठीक है। या तो आपका कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड क्या होगा, वो प्रोडक्शन में असिस्ट करेगा, वो कोई बिजनेस में कंज्यूम होगा। और कंज्यूमर गुड्स क्या है, ये कोई कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है। इसका हाई लाइफ स्पेन होगा, नॉन ड्यूरेबल्स का लो लाइफ स्पेन होगा। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, तो फाइनल गुड्स दो टाइप का है, कैपिटल गुड्स जो कि प्रोडक्शन में काम आएगा, कंज्यूमर गुड्स जो कि डायरेक्ट कंज्यूम होगा कंज्यूमर के द्वारा। और ड्यूरेबल्स हो गया जिसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है, नॉन ड्यूरेबल हो गया जिसका लाइफ स्पेन कम होता है, ठीक है। यही है। कंज्यूमर गुड समझ गए, कैपिटल गुड समझ गए, शुगर मिल होलसेलर समझ गए, माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, डंडन है जी। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक गुड बाय द गवर्नमेंट, तो उसका क्या है? तो क्या उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगा भैया? ना, पहला चीज गलत है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर है? नहीं है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, एकदम सही है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द, ठीक है, सी होगा आंसर। तो हम लोग को इसमें अपॉर्चुनिटी को समझना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो मिस कर दिए इन ऑर्डर टू डू दैट। ओके, ठीक है। तो इसमें है कि इसमें रिसोर्स तो यूज हुआ है, मतलब कॉस्ट वेनिश नहीं हुआ है, कॉस्ट शिफ्ट हुआ है। कॉस्ट किस पे शिफ्ट हुआ है? कंज्यूमर और प्रोडक्ट से टैक्स पेइंग पब्लिक पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये चीज समझिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, ठीक है। तो फ्री इज ए मिसनोमर। द गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, द सेम अमाउंट कैन नॉट बी स्पेंट ऑन बिल्डिंग हॉस्पिटल, तो वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, ठीक है। कॉस्ट शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात आए तो मेरिट गुड्स, फ्रीबीज का बात कीजिए, रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी का बात कीजिए, हाउ वी आर इंगेजिंग इन द फिजिकल स्पेस उसका बात कीजिए, ठीक है। कभी भी मेंस में जब हम लोग सब्सिडी पर डिस्कस करेंगे ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमेशा ही बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि जो हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं ना, वो सोशल रेट ऑफ रिटर्न उसका देखना होगा, ठीक है। कि जो सब्सिडी है, क्या वो हायर सोशल रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है कंपेयर टू अदर अल्टरनेटिव्स, ये चीज हमेशा जानने वाला बात है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आया है, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज फॉर, डिमांड कैसे बढ़ेगा? इसमें देखिए बेसिक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री में तो आपका भैया प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, सब्स्टिट्यूट इंक्रीज होगा तो भैया डिमांड बढ़ेगा। बात तो सही है, तो 1 और 4 सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 और 4, ठीक है। एंजल्स लो काम करेगा। और हम लोग का इनकम इलास्टिसिटी यूज़ कीजिए, कंजम्पशन पैटर्न गिवन गुड्स यूज़ कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया है कि भैया, जैसे देखिए ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो इसमें आपको समझना है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील को अगर वुडन प्लग से कर दिए, तो क्वेश्चन पूछो अपने आप से, ऐसे डायरेक्ट अपने से गेस नहीं करना है कि स्टील को चेंज किए वुडन प्लग से, तो स्टील किस टाइप का इनपुट है? क्या स्टील आपका लेबर इनपुट है कि कैपिटल इनपुट है? तो स्टील आप लेबर कैपिटल और क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है।
और कैपिटल में ही है। अब कैपिटल में गया है तो अब स्टील का जो प्लग होगा दैट विल बी मोर कैपिटल, मोर ड्यूरेबल एंड मोर इफिशिएंट। तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ कैपिटल का और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, देखिए तो थ्री इंजन अप्रोच हम लोग बात किए थे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया को 8% ग्रोथ रेट चाहिए, तो वी नीड कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी टू लोअर द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, एसेंशियली प्रोड्यूसिंग मोर विथ लेस इन्वेस्टमेंट। देख रहे कितना अच्छा पॉइंट है। तो हम लोग को कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना है ताकि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हम लोग का लोअर हो सके। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, पीवाईक्यू से रिलेट कीजिए। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जब बात आ जाए ना, तो ऑप्शन से आपको समझ में 2 और 4 होगा इसका आंसर। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब नहीं है कि हाउ मच मनी, टेंजिबल मतलब हुआ जो कि it's about the intangible assets that you have acquired, like your skills, your health, your education. That is the one thing. So uh, accumulation of intangible wealth is not correct. So हमेशा जब भी इंटेंजिबल ह्यूमन कैपिटल का बात आए तो दिमाग में आना चाहिए डेमोग्राफिक डिविडेंड और डिजास्टर का बात कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर का बात कर सकते हैं, कोग्निटिव स्किल्स का बात कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इंक्लूसिव ग्रोथ का बात करें तो हम लोग को फिजिकल कैपिटल, तो ग्रोथ इज दी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड दी फिजिकल कैपिटल, ये चीज आप बोल सकते हैं। ठीक है, also argue that the physical capital is static without the dynamic element of human capital, argue that physical capital is static without the dynamic element of human capital। ठीक है, इसके बाद which of the following can add in the furthering the government objective of inclusive growth, inclusive growth किससे होगा? तीनों ही है, तीनों करने से होगा इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों है, तो आपको मार्केट फेलियर के बारे में बताना होगा, क्योंकि इन फ्री मार्केट, जो फ्री मार्केट क्या करेगा, पुअर पीपल को इग्नोर करेगा जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक गुड्स, इन टर्म्स ऑफ सोशल सेक्टर्स, ये चीज हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एमएसएमई है, ह्यूमन कैपिटल के लिए आरटी है, तो आप इसको देख रहे कितना अच्छा बात बोल रहा है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमेशा फाइनेंशियल इंक्लूजन के रूप में समझिए। तो बॉटम अप डेवलपमेंट करना है, सोशल एक्सटर्नलिटी को इंटरनलाइज करना है, सिर्फ नेगेटिव इंटरनलिटी को इंटरनलाइज नहीं करना है, कैपेबिलिटी अप्रोच जो हमारे से बात की है उसका बात करना है। ओके, तो राइट टू एजुकेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। ठीक है, जो हम राइट टू एजुकेशन लाए हम लोग, जब प्रधानमंत्री आपका आरोग्य योजना है, ये सब है। ठीक है, तो स्टूडेंट को तो जॉब में देगा ही, लोअर क्राइम रेट और हायर इनोवेशन रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहा है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जो आपका लार्ज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, ये नहीं होगा, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, नहीं होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, ये सही है, सी नंबर सही है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि आप हर एक आदमी एडिशनल आउटपुट इनपुट देने पे कितना आउटपुट आया, दैट इज द लॉजिक ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का जब हम लोग बात करें कि जो हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव अवे करना है इन टर्म्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द सर्विसेज सेक्टर, so in for the structural transformation we require of the, we think in terms of the marginal productivity, we need to think in terms of labor surplus economy. Okay, uh, this is the thing. So india's growth is jobless, तो आपको बताना होगा कि हम लोग एग्रीकल्चर से सर्विसेज में शिफ्ट कर रहे हैं विदाउट द मिडिल, लिविंग ए सरप्लस ऑफ लेबर विद जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ट्रैप्ड इन फार्म्स, ये चीज आपको बोलना होगा। ठीक है, now there is a rationality and redistribution। okay, so inflation benefit the debtors, ये चीज तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और रियल सेक्टर और सेक्टर इकोनॉमीज का सेक्टर। ठीक है, तो फार्मर हार्वेस्ट कर रहा है देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल कन्वर्ट कर रहा है रो कॉटन इनटू फैब्रिक्स, तो रियल सेक्टर क्या होता है, ये अलग सेक्टर क्या होता है, आपको समझना होगा।
तो रियल सेक्टर वो है जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन गुड्स एंड सेट वो है, जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, वो रियल सेक्टर हो गया। फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया जो कि पेपर क्लेम्स को कर रहा है, तो अगर फार्मर हार्वेस्ट कर रहा है तो वो रियल में आएगा। टेक्सटाइल मिल कन्वर्ट कर रहा है तो वो रियल में आएगा। कॉर्पोरेट बॉडी बॉन्ड इशू कर रहा है, कमर्शियल बैंक लैंड मनी लैंड कर रहा है, तो 1 और 2 होगा रियल सेक्टर। ठीक है। ये सब तो चलो बाद का बात है। ठीक है। इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ मेंस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पहला जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल एफआरबीएम एक्ट का क्या जरूरत था। डिस्कस क्रिटिकली इट्स सैलिएंट फीचर्स एंड देयर इफेक्टिवनेस। ठीक है। तो ये while it looks like a macro, the core is intergenerational equity। ठीक है। तो आपको डेट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना होगा। व्हाट इज द क्राउडिंग आउट इफेक्ट, द माइक्रो कंपटीशन फॉर द लोनेबल फंड्स। तो आपको समझना होगा कि द गवर्नमेंट बोरोज टू मच फॉर द टुडे, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। इससे क्वेश्चन आया कि केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में क्या अंतर है, आपको बताना होगा। ठीक है। कि कैसे एक इकोनॉमी कैन बी ब्रॉट इन द मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू women empowerment। ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ लेबर। ठीक है। जो ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो लेबर को मोनेटाइज करता है। ठीक है। तो यू नीड टू थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम, यू नीड टू टॉक अबाउट अनपेड लेबर, यू नीड टू टॉक अबाउट द यूटिलिटी वर्सेस मार्केट वैल्यू। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है। तो ह्यूमन कैपिटल इज बीइंग वेस्टेड if a large section of population is taken non-monetized care economy without choice भी यहाँ पे कीवर्ड है, आपको समझाना वाला पॉइंट। ठीक है। तो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई का क्वेश्चन है, बट आपको माइक्रो नुआंस क्या है। तो माइक्रो नुआंस बात करता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ठीक है। कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कितना है, स्मॉल फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड हाई इन कैपिटल, सो दे रिमेन स्टक इन लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप। ठीक है। Is inclusive growth possible under market economy? State the significance of financial inclusion. So market economy works on the logic of price mechanism. ठीक है। However, the poor are often priced out. ठीक है। तो asymmetric information, positive externality of credit, allocative efficiency। ठीक है। तो हम लोग अपना इकोनॉमिक वोकैबुलरी ये करते हैं, तो कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक का क्वेश्चन आए ना, तो पहला एक पॉइंट याद रखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। कि हम लोग बात किए हैं रिसोर्स फाइनाइट है। ठीक है। तो आप फाइनाइट रिसोर्स को कहीं भी स्पेंड कीजिएगा तो देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। therefore always think that we will spend this money on the merit goods। okay, so always think in terms of in this example। so कभी भी एग्रीकल्चर सब्सिडी पे क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, the high physical outlay that is on the power and the fertilizer sectors or the subsidies, it create a massive opportunity cost. It divert the funds from long term public investment in micro irrigation and research and development. So this is the first thing. Now the second things we think in terms of the positive externalities. So negative externalities and the positive externalities. So wherever there is the high social, you can say the benefit, then in terms of the private benefits, so you can say that is a positive externality. So healthcare is not just a private good, it is generates the positive externality by creating more productive workforce and reducing out of pocket expenditure trap। ठीक है। this is the social return, so positive externality is the social return। now negative externality is the social cost, so the producer does not pay for the harm they cause। okay, so like आप स्टबल बर्निंग का बात कीजिए, ग्राउंड वाटर डिप्रेशन का बात कीजिए, कहीं भी ऐसा बात हो ना, तो यू नीड टू थिंक अबाउट द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जहाँ पे इंडिविजुअल रेशनल चॉइस लीड्स टू कलेक्टिव इकोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ए टर्म,
जहाँ पे द लिविजियन शिफ्ट इंस्टॉल्ड इन इंडिया। तो लिविजियन शिफ्ट जो था वो स्टॉल हुआ इंडिया में, ये चीज़ आप बोल सकते हैं, ठीक है? कि जो एग्रीकल्चर में उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नियर ज़ीरो है, ठीक है? एंजल्स लॉ का बात कर सकते हैं कि पीपल जैसे रिच होते हैं तो द अमाउंट दे स्पेंड ऑन द बेसिक फूड आइटम्स दैट गॉट डिक्रीज, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं इन लाइन्स विथ एंजल्स लॉ India's production must pivot from cereal centricity to the nutri centricity to meet the rising demand for proteins as income increases, ठीक है? आप इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का बात कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है कि वन पार्टी जहाँ पे दूसरा पार्टी से ज़्यादा जानता हो। लाइक आप बैंक हो गया, एक स्मॉल बोरोअर हो गया, ठीक है? तो आप माइक्रो फाइनेंस का बात कीजिए, फसल बीमा योजना का बात कीजिए, ठीक है? मतलब जो क्रॉप इंश्योरेंस का फेलियर है, वो अपना स्टेम कहाँ करता है? दैट इज़ द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू द सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग, डिजिटलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स, तो बहुत ज़रूरी है। तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री अच्छा पॉइंट है। फिर प्राइस डिस्टॉर्शन। तो प्राइस डिस्टॉर्शन क्या हो गया कि जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट अगर आप एमएसपी पे करते हैं तो इट विल क्रिएट प्राइस डिस्टॉर्शंस, ठीक है? लाइक increasing water guzzling crops like paddy in semi-arid regions like Punjab, ignoring local comparative advantage, ठीक है? ये एक चीज हो गया। Then we have the economies of scale. Economies of scale is like the incentive to stay small to avoid labor laws, prevent Indian MSME from achieving economies of scale, making them uncompetitive against the global giants, ठीक है? So there is a public good. The market will never provide this because you can't stop people from free rider problem है, तो public good आ जाएगा, ठीक है? तो rural infrastructure is a pure public good. So its provision is to state responsibility because the market mechanism failed to price its widespread social benefits, ठीक है? Wage price spiral एक concept है, इसको समझिए कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट एंकर द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। तो ये चीज़ आप इन्फ्लेशन वाले में भी ये पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है? कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का बात कर सकते हैं कि जैसे अगर कार्बन मैनेजमेंट टैक्स लगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट कैन ट्रिगर ए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मेकिंग डर्टी कोल मोर एक्सपेंसिव रिलेटेड टू सोलर पावर। तो इससे क्या होगा कि आपका अ, अ, इससे इफ वन गुड्स गेट टू एक्सपेंसिव तो कंज्यूमर्स जो है चीपर अल्टरनेटिव पे तो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कि आप सब्स्टिट्यूट कीजिए डेड वेट लॉस, इस टर्म को यूज़ कीजिए कि अ, मान लीजिए जब अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उससे सोसाइटी को क्या लॉस है, ठीक है? जैसे कि कॉम्प्लेक्स अगर टैक्स स्ट्रक्चर है, एक्सेसिव सेस है, तो डेड वेट लॉस होगा। क्या होगा इससे जो ओवरऑल एलोकेटिव एफिशिएंसी है ना वो कम होगा इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है? ये चीज़ समझिए। अगर आप इनएफिशिएंट सब्सिडीज है ऐसा करके, ठीक है? इसके बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो आपको ये समझना होगा कि अप्लाइंग द लॉ ऑफ 1000 रुपया इन केस प्रोवाइड्स फार मोर मार्जिनल यूटिलिटी टू a landless labor than to a wealthy farmer. So why targeted DBT is very much important, that how much a income to is like helpful in terms of the proportion of the income, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। Then there is a factor of production, ठीक है? कि अगर हम लोग को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाना है तो वी नीड टू मूव फ्रॉम फैक्टर ड्रिवन ग्रोथ टू एफिशिएंसी ड्रिवन ग्रोथ, ठीक है? यहाँ पे हम लोग वो ये आपका पीपीपी वाला मॉडल बना सकते हैं, ठीक है? तो देयर इज अ डिमेरिट गुड्स। तो डिमेरिट गुड्स क्या हो गया कि करेक्टिव मेजर है टू इंटरनलाइज द सोशल या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है? दे आर द डिमेरिट गुड्स। So these are the things that we need to think of. These 15 points must be remembered. Done, done.